नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐतिहासिक अदालती मामले की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसे अक्सर भारत का संवैधानिक मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये सिर्फ एक मुकदमा नहीं था, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के लिए आप कह सकते हैं एक दिशा दिखाने वाला मामला साबित हुआ। बिल्कुल सही कहा। 24 अप्रैल 1973 ये वो तारीख है जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया और इसी फैसले ने रखी नींव मूल ढांचा सिद्धांत की, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये सिद्धांत एक तरह से संसद की संविधान बदलने की शक्ति पर एक लगाम लगाता है। हाँ, कि आप सब कुछ नहीं बदल सकते। हमारे पास जो स्रोत हैं वो भी यही दिखाते हैं कि कैसे केरल में जमीन सुधार का एक स्थानीय सा दिखने वाला विवाद वो बढ़ते बढ़ते संविधान की प्रकृति पर, संसद की शक्तियों पर और यहाँ तक कि लोकतंत्र के भविष्य पर एक बड़े दार्शनिक और कानूनी टकराव में बदल गया। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। जी, तो कहानी शुरू होती है केरल के अडनीर मठ से और उसके जो प्रमुख थे केशवानंद भारती। हुआ ये कि केरल सरकार ने कुछ भूमि सुधार कानून लैंड रिफॉर्म लॉज लागू किए। हाँ, 1963 का एक्ट था शायद वो। हाँ, और उसके बाद के संशोधन भी। तो इन कानूनों से मठ की काफी जमीन सरकार के पास जा रही थी। मठ ने इसे चुनौती दी, कहा कि ये हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार यानी अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। बिल्कुल, इन दोनों का उल्लंघन है और वो सीधे सुप्रीम कोर्ट गए अनुच्छेद 32 के तहत। और मामला सिर्फ जमीन का नहीं रहा फिर। उस समय का राजनीतिक माहौल भी वो भी तो काफी गर्म था ना, गोलकनाथ केस के बाद। हाँ, बिल्कुल। देखिए, इससे पहले 1967 में गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों को छीन या कम नहीं कर सकती, संशोधन के जरिए भी नहीं। अच्छा। अब जाहिर है तत्कालीन सरकार को ये बात पसंद नहीं आई, तो उस फैसले के असर को खत्म करने के लिए और संसद की संशोधन शक्ति को सर्वोच्च बताने के लिए सरकार ने 24वां, 25वां और 29वां संविधान संशोधन पारित किया। अच्छा। तो टकराव की जमीन पहले से तैयार थी, संसद कह रही थी हम सुप्रीम हैं, कोर्ट की अपनी व्याख्या थी। सही। तो केशवानंद भारती केस में जो केंद्रीय प्रश्न उभर कर आया वो यही था कि क्या संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को जो शक्ति मिली है संविधान बदलने की, क्या वो असीमित है? क्या संसद इतनी ताकतवर है कि वो संविधान का मूल रूप ही बदल दे, उसकी पहचान ही मिटा दे? ये तो बहुत बड़ा सवाल था। तो याचिकाकर्ता की तरफ से क्या दलीलें थी? नानी पालकीवाला थे शायद उनके वकील। जी, नानी पालकीवाला। उनकी दलीलें बहुत प्रभावशाली थी। उन्होंने कहा कि संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये भारत की आत्मा है, उसका आधार है। उन्होंने वो घर वाला मशहूर उदाहरण दिया कि आप घर की मरम्मत कर सकते हैं, कमरे बदल सकते हैं, नया रंग लगा सकते हैं, पर अगर आप नींव ही खोद देंगे तो घर गिर जाएगा। वैसे ही संसद संविधान में बदलाव कर सकती है, पर जो उसकी नींव है, लोकतंत्र, कानून का शासन, धर्मनिरपेक्षता, शक्तियों का बंटवारा, इन मूल सिद्धांतों को नष्ट नहीं कर सकती। और सरकार का क्या पक्ष था? उनकी तरफ से अटॉर्नी जनरल थे। हाँ, अटॉर्नी जनरल। उनका तर्क था कि संसद लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए संसद की इच्छा सर्वोच्च है। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान के किसी भी हिस्से को बदलने की असीमित शक्ति देता है। सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए ये जरूरी है। बहस में तो यहां तक कहा गया कि सैद्धांतिक रूप से संसद चाहे तो न्यायपालिका को खत्म कर सकती है या देश में तानाशाही भी ला सकती है। ओह, ये तो बहुत ही एक्सट्रीम पोजीशन थी। हाँ बिल्कुल, टकराव बहुत गहरा था। फिर फैसला कैसे हुआ? सुना है सबसे बड़ी बेंच बैठी थी इसके लिए। हाँ, भारतीय न्यायिक इतिहास की आज तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ, 13 जज बैठे थे और सुनवाई भी रिकॉर्ड 68 दिनों तक चली। सोचिए कितना कुछ दांव पर था। और फिर आया वो ऐतिहासिक फैसला। किस बहुमत से? बहुत ही करीबी 7 बनाम 6 के बहुमत से। 7-6 मतलब एक वोट का अंतर। क्या कहा कोर्ट ने आखिरकार? कोर्ट ने एक तरह से बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने माना कि हाँ, अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संविधान संशोधन की शक्ति बहुत व्यापक है, बहुत विस्तृत है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, ये शक्ति असीमित नहीं है। संसद संविधान के मूल ढांचे को यानी उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट या बदल नहीं सकती। मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर, ये शब्द बहुत सुनने को मिलते हैं। क्या कोर्ट ने बताया कि इसमें क्या-क्या आता है?
कोई लिस्ट थी? देखिए, कोर्ट ने कोई फाइनल बंद लिस्ट नहीं दी, लेकिन कुछ उदाहरण जरूर दिए कि क्या-क्या मूल ढांचे का हिस्सा माना जा सकता है। जैसे संविधान की सर्वोच्चता, भारत का लोकतांत्रिक और गणराज्य स्वरूप, देश का धर्मनिरपेक्ष चरित्र। शक्तियों का पृथक्करण, मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी अलग-अलग। हाँ, सेपरेशन ऑफ पावर्स और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये कुछ उदाहरण थे। और जस्टिस एच.आर. खन्ना का जो मत था, वो इसमें निर्णायक साबित हुआ। उन्होंने बहुमत के साथ सहमति जताते हुए इस सिद्धांत को मजबूती से स्थापित किया। जाहिर है ये फैसला सरकार को रास नहीं आया होगा। 7-6 का फैसला उनके खिलाफ किया। बिल्कुल नहीं, बल्कि फैसले के तुरंत बाद ही इसका असर दिखा। जब अगले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई तो 3 वरिष्ठ जजों को नजरअंदाज कर दिया गया। इसे कई लोगों ने न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा, एक तरह की नाराजगी जाहिर करने का तरीका। लेकिन ये मूल ढांचा सिद्धांत तो टिका रहा। बाद के फैसलों में भी इसका जिक्र आता रहा है ना? हाँ, ये सिद्धांत समय के साथ और मजबूत हुआ, जैसे इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण केस 1975 का, फिर मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में, और बाद में आई.आर. कोएल्हो केस 2007 में। इन सब मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार मूल ढांचा सिद्धांत को दोहराया, उसकी पुष्टि की और उसे और स्पष्ट किया। ये सिद्धांत एक तरह से संविधान के लिए एक सुरक्षा कवच बन गया है। ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी बहुमत वाली सरकार संविधान की आत्मा को, उसके बुनियादी मूल्यों को न बदल पाए। तो हम कह सकते हैं कि केशवानंद भारती मामले ने संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित किया और मूल ढांचा सिद्धांत के जरिए उसे भविष्य के लिए, मतलब आने वाले समय के लिए सुरक्षित कर दिया। बिल्कुल। ये फैसला हमें यही याद दिलाता है कि संविधान सिर्फ कुछ कानूनों का संग्रह नहीं है। ये उन बुनियादी उसूलों, उन मूल्यों का संरक्षक है जिन पर हमारा देश, हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है। और हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाता है आगे के लिए कि जैसे जैसे समाज बदलेगा, नई चुनौतियां आएंगी, तो इस मूल ढांचे की व्याख्या कैसे होगी? इसमें और कौन से नए पहलू जुड़ सकते हैं? ये विचार करने वाली बात है।